नमस्कार। उज्ज्वल स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर मैं रामवीर सिंह आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इसी क्रम में आगे हम आज क्षितिज भाग 2 के नामक पुस्तक से पाठ क्रमांक 8 का अध्ययन करेंगे और जिसका नाम है कन्यादान। ठीक है, तो पाठ का नाम कन्यादान है। तो पाठ पढ़ने से पहले हम इसकी कुछ विशेष बातें हैं पाठ से संबंधित, जो परीक्षाओं में अक्सर यहाँ से कई बार प्रश्न पूछ भी लिए जाते हैं, तो इसलिए हम पहले पाठ के बारे में जान लेते हैं, इसकी खास बातों को जान लेते हैं, उसके बाद हम इसकी व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि इस पाठ के कवि हैं ऋतुराज। ठीक है, तो ऋतुराज का जन्म 1940 में भरतपुर राजस्थान में हुआ था। ठीक है, 1940 में भरतपुर ज़िले में राजस्थान राज्य में हुआ था। और इनकी रचनाएं हैं एक मरणधर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत निरत, लीला मुखार विद, ये उनकी खास रचनाएं हैं। और उन्हें कई पुरस्कार भी हैं, सोमदत्त पुरस्कार, परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, ठीक है, बिहारी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है। तो ये भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, पुरस्कार से संबंधित भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक, फिर आता है इसके बाद हम चलते हैं सीधे आपको पाठ पर ले चलते हैं। तो अब हम पाठ पढ़ेंगे। तो पाठ है कन्यादान। ठीक है, तो पाठ का नाम है कन्यादान। तो जैसे कि सबसे पहले हमें आवश्यकता होती है पाठ को करने से पहले, व्याख्या करने से पहले संदर्भ की। ठीक है, तो संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत पद्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के कन्यादान नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता जो है ऋतुराज जी हैं। फिर आवश्यकता पड़ती है इसके बाद प्रसंग की। ठीक है, फिर हम करेंगे प्रसंग। तो प्रसंग हो जाएगा प्रस्तुत पंक्तियों में जो है, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने बताया है कि कन्यादान करते समय अपनी बेटी की भावी जीवन के प्रति जो माँ की चिंता होती है, ठीक है, उस माँ की चिंता को इस पाठ के माध्यम से व्यक्त किया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद आती है व्याख्या। फिर आती है व्याख्या। तो कवि कहता है, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कितना प्रामाणिक था उसका दुख, क्योंकि यहाँ पे एक माँ के दुख की जो है कल्पना की गई है, माँ के दुख को प्रकट किया गया है कि एक माँ जब विवाह के समय, ठीक है, अपनी जो है कलेजे के टुकड़े यानी कि अपनी बेटी को जो कन्यादान करता है, तो कहता है कवि कि कितना प्रामाणिक था, है ना, कि सचमुच कह सकते हैं कि यूँ कह सकते हैं कि प्रामाणिक का माना कहे तो सच्ची वास्तविकता। ठीक है, क्या होता है सच्ची वास्तविकता, कि उसका दुख जो है कैसा है, वास्तविक दुख है, जब वो अपनी बेटी का कन्यादान जो है करती है। लड़की को दान में देते वक्त, दान का मतलब क्योंकि लड़की का कन्यादान किया जाता है, तो कवि कहता है कि कन्यादान करते समय माँ का दुख कितना वास्तविक होता है, ये तो वो उसकी माँ ही जानती है, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। क्योंकि यहाँ इस पाठ में कवि ऋतुराज जी ने बेटी को क्या माना है, माँ की एक अंतिम पूंजी माना है, क्योंकि अंतिम पूंजी चली जाएगी तो उस माँ के पास कुछ बचेगा नहीं बचेगा। तो इस पाठ में जो है कवि ने बेटी को अंतिम पूंजी माना है। तो कवि का मानना है कि जैसे कि उसकी अंतिम पूंजी हो, ये माँ के लिए एक बेटी जो है क्या कहा गया है, इस पाठ में अंतिम पूंजी माना गया है। तो लड़की अभी सयानी नहीं थी, यानी कि लड़की की उम्र अभी ज़्यादा भी नहीं हुई थी, यानी कि जिसने अभी सही से दुनिया की समझ, उसमें अभी दुनिया की सही समझ भी नहीं थी। ये कह सकते हैं कि उसे सुख दुख का अभी सही कोई ज्ञान भी नहीं था।
तो कह सकते हैं अब माँ बेटी के चले जाने पर माँ क्या रह जाती है, अकेली रह जाती है। और जो है जब बेटी होती है तो एक माँ अपनी बेटी के साथ अपने सुख दुख भी जो है बांट लेती है। तो इस प्रकार से कहते हैं। तो आगे कहती है कि अभी इतनी भोली सरल थी, क्योंकि उसे अभी दुनिया की समझ नहीं थी, इतनी बड़ी नहीं थी, है ना, वो दुनिया के सुख दुख से परिचित नहीं थी। वो नहीं जान पा रही थी कि दुनिया किस प्रकार से व्यवहार करती है, या यूँ कहें कि वह दुनिया के व्यवहार से अनजान थी। ठीक है, कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। तो कवि कहता है कि लड़की इतनी भोली भाली और सरल थी, है ना, कि उसे पता नहीं था कि ससुराल पक्ष, ठीक है, क्या होता है, ससुराल पक्ष की जो है के व्यवहार के बारे में पता नहीं था। ठीक है, उस पुरुष प्रधान समाज के बारे में पता नहीं था। तो कह सकते हैं कि वो लड़की कैसे थी, नासमझ थी। ठीक है, उसे मात्र कुछ विवाह के अवसर या विवाह से संबंधित मात्र कुछ बातों का ज्ञान था। क्यों पाटिका थी वह धुंधले प्रकाश की, है ना, यूँ कह सकते हैं। उसे तो बस वैवाहिक जीवन के एक अस्पष्ट, कैसे अस्पष्ट प्रकाश, अस्पष्ट से प्रकाश का एहसास था। कैसा, जो क्लियर दिखाई नहीं देता, साफ दिखाई नहीं देता, ऐसे व्यवहार का ज्ञान था जो साफ दिखाई नहीं देता। अर्थात कह सकते हैं कि सुख की एक अस्पष्ट कल्पना थी ये। कैसी, अस्पष्ट, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, है ना। तो यूँ प्रकार से कह सकते हैं कि उसका जीवन जो था ना, वह तुकों और लय से बंधी काव्य पंक्तियों का जो है कह सकते हैं कि उसे तुकों और लय से बंधी काव्य पंक्तियों को पढ़ना जानती थी। उसे तो पढ़ना जानती थी लेकिन वास्तविकता से अनभिज्ञ थी। इसलिए माँ बड़ी चिंतित होती है अपनी बेटी के प्रति, है ना। तो कह सकते हैं हर माँ जब जो है चिंतित होती है कि उसके ससुराल पक्ष में उसके साथ कैसा ससुराल पक्ष होगा, है ना, उसे सुखी रखेगा या नहीं रखेगा। इसलिए माँ जो है कन्यादान के समय बहुत ही जो है दुखी प्रतीत होती है। तो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये वाला पद। तो यहाँ पे प्रसंग कुछ बदल जाएगा। तो प्रसंग हो जाएगा जो है प्रस्तुत पंक्तियों में माँ अपनी बेटी को ससुराल में होने वाले शोषण से बचाने हेतु उसे जागरूक या जो है उसे क्या कर सकती है, एक समझ देती है या नसीहत देती है। ठीक है, तो माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। तो यानी कि कहने का मतलब होता है, रीझना का मतलब होता है अपनी सुंदरता पर तुझे कभी जो है प्रसन्न नहीं होना है। ठीक है, तो यहाँ वास्तविकता में कुछ अर्थ और ही है, हम आगे बताएंगे। तो यहाँ पे कवि ने कहा है कि भाव यह है कि जो है स्त्री की सुंदरता और कोमलता उससे आत्मसंतुष्टि देती है। जब वो अपने आप को सजे धजे हुए रूप में अपने आप को देखती है शीशे में, तो उसे अपने आप में काफ़ी जो है प्रसन्नता होती है, उसे आत्मसंतुष्टि होती है। परंतु लेकिन ये भी कह सकते हैं कि उसी सौंदर्य की आड़ में, ठीक है, समाज उसके जो है व्यवहार या आचरण के लिए आचरण संबंधित विशेष नियम भी लागू कर देता है ना। कुछ उनके ऊपर बांध दिया जाता है कि तुम इस नियमों से जो है तुम आगे नहीं निकल पाओगी, और मजबूरन होकर के स्त्री को उन नियमों में बंधे रहना पड़ता है। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। तो आगे कभी उसकी माँ कहती है, उन्हें जागरूक करती है, आगे के जीवन के लिए सचेत करती है कि बेटी आग तो रोटी सेकने के लिए होती है, जिसमें ठीक है उसमें खुद नहीं जला जाता। तो कहने का अर्थ ये है, कहने का अर्थ में ये प्रकार से कहें कि हाँ माँ इस प्रकार यूँ कह सकते हैं कि कैसे स्त्री के हाँ ये कह सकते हैं। तो आग जहाँ देखने में क्या कहें, हाँ आकर्षक लगती है। कैसी लगती है, कह सकते हैं कि आग जहाँ देखने में आकर्षक लगती है, ठीक है, लेकिन वो उतनी ही कैसी है, हानिकारक होती है ना, क्योंकि वो रोटी सेकने के लिए ही उपयोगी होती है, हमें उसमें स्वयं जलना नहीं चाहिए, है ना। तो आगे है वस्त्र और आभूषण। क्या है, वस्त्र और आभूषण भ्रमों की तरह
बंधन है स्त्री जीवन की। तो यहाँ पे जो नारी के जो आभूषण होते हैं जिससे उसकी सुंदरता बंधती है, सुंदरता बढ़ती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आभूषण उसके बंधन बन जाते हैं। यानी कहीं ना कहीं उन आभूषणों में जो है स्त्री को जकड़ लिया जाता है, उन आभूषणों में उसे कैद कर लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इन आभूषणों की तुलना किससे की गई है? बंधन से। ठीक है, बंधन से, क्योंकि ये उसे बांध लेते हैं। जिस प्रकार से शब्दों के भ्रम में मनुष्य बंध जाता है, उसी प्रकार से ये कपड़े, ये सजावट, ये गहने नारी को बांधे रहते हैं। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। तो बंधन है स्त्री जीवन के, ये हमने बता दिया, क्योंकि ये जो आभूषण जो होते हैं ना वो स्त्री को क्या होते हैं, उनमें जकड़ जाती है, उसके लिए बंधन बंध जाते हैं। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो अंत में कहा है कि तू लड़की तो है ना, कहने का अर्थ ये है कि इसी प्रकार जो है यदि उसके लिए बंधन कारण बन जाए तो यूँ पर कह सकते हैं कि आगे हम बताते हैं। हाँ, तो माँ ने अपनी बेटी को समझाते हुए कहती है कि तू लड़की तो है, क्या है, तू लड़की तो है, लेकिन लड़की के जैसी दिखाई मत देना। अर्थात उसका स्त्री की जो सुंदरता है, ठीक है, उसकी कोमलता है, ठीक है, क्योंकि वो उसकी स्वामिनी होती है। क्योंकि स्त्री हमेशा कैसी मानी जाती है? हृदय से कोमल मानी जाती है, ठीक है, और वो सदैव जो है सौंदर्य में ढकी हुई रहती है। तो कहते हैं कि उसे इसके बावजूद भी उसे अपनी कमज़ोरी या दुर्बलता को कभी प्रकट नहीं करना चाहिए, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो तुझे क्या करना, अपनी कमजोरी को प्रकट नहीं करना है, क्योंकि ये पुरुष प्रधान समाज है, ठीक है, क्योंकि यहाँ नारी के लिए कुछ आदर्श और कुछ नियम जो है बना दिए गए हैं, और उन्हीं में उसे जो है महिला को या स्त्री को उन बंधनों में या उन नियमों में जो है बंधे सारा जीवन उन नियमों में बंधे रहना पड़ता है। तो एक माँ कहती है कि ऐसे पुरुष प्रधान समाज या पुरुष के द्वारा बनाए गए नियमों में तुझे जो है उसके बंधन को स्वीकार नहीं करना है, उनके द्वारा बनाए गए नियमों में तुझे बंधना नहीं है, ठीक है। इस तरह से जो है कवि के द्वारा जो है इस नारी का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया। तो इस तरह से ये पाठ की समाप्ति होती है। तो आशा करता हूँ आप सब लोगों ने इसे ध्यानपूर्वक पढ़ा है। तो बस अब हम यहीं पे इस पाठ को समाप्ति करते हैं। तो अब हम नए वीडियो में हम फिर से जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।